हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी लर्न में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऊर्जा के परंपरागत तथा वैकल्पिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हम सी-टेट सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने साइंस के बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो बी लर्न साइंस प्रिपरेशन नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ऊर्जा के परंपरागत तथा वैकल्पिक स्रोत। आइए सबसे पहले जानते हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं। दोस्तों, परंपरागत स्रोत के अंतर्गत वे स्रोत आएंगे जिनका नवीनीकरण संभव नहीं है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ईंधन इत्यादि। वैकल्पिक स्रोत या फिर गैर परंपरागत स्रोत। दोस्तों, वैकल्पिक स्रोत के अंतर्गत वे स्रोत आएंगे जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है, मीन्स हम इनका उत्पादन हम दोबारा कर सकते हैं, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा इत्यादि। आइए सबसे पहले जानते हैं परंपरागत स्रोत के अंतर्गत कोयला, कोल के बारे में। प्राचीन काल में पृथ्वी के विभिन्न भागों में सघन दलदल वन थे जो भूगर्भीय हलचलों के कारण भूमि में दब गए। कालांतर में दलदली वनस्पति ही कोयले में परिवर्तित हो गई। क्रमशः ऊपर की मिट्टी, कीचड़ आदि के भार से तथा भूगर्भ के ताप से उस दबी हुई वनस्पति ने कोयले की परतों का रूप ले लिया। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोयले के प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, तो आइए हम उनके बारे में जानते हैं। कोयले के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोल। एंथ्रेसाइट, कार्बन की उपस्थिति के आधार पर कोयले को 4 भाग में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है एंथ्रेसाइट। यह सबसे अच्छा कोयला है। इसमें 90 से 96% कार्बन होता है। इसके जलने से बहुत अधिक ताप उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में पूछा रहता है कि सबसे शुद्ध कोयला कौन सा है, तो सबसे शुद्ध कोयला होता है दोस्तों एंथ्रेसाइट, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 90 से 96% होती है। दूसरा है दोस्तों बिटुमिनस कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 90% होती है। तीसरा है लिग्नाइट कोयला। इसमें 45 से 70% कार्बन होता है। और चौथा है पीट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा 55% होती है। सबसे शुद्ध कोयला होता है दोस्तों एंथ्रेसाइट, और अशुद्ध कोयला कौन सा होता है? पीट कोयला। एशिया में कोयला भंडार और उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान भारत का है। भारत विश्व का चौथा बड़ा कोयला उत्पादक देश है, याद रखिएगा। दूसरा है दोस्तों पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पदार्थों की उत्पत्ति अतीत काल में जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के मृत शरीर दब गए तथा उनका जीवाणुविक क्रिया मीन्स बैक्टीरियोलॉजिकल द्वारा अपघटन हो गया था। उसके पश्चात रासायनिक परिवर्तन द्वारा वह पदार्थ तेल के लघु कणों का रूप धारण कर गया। ऊपरी सैलों के भार से दबकर वे तेल कण सेल परतों में एकत्रित होते रहे। तेल कण भूपटल की केवल अवसादी सेलों में ही मिलता है। तेल कूप खोदकर तेल को बाहर निकाला जाता है। तीसरा है दोस्तों परमाणु ईंधन एवं ऊर्जा। प्रकृति में बहुत से ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनके नाभिकीय विखंडन से बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसे तत्वों को परमाणु ईंधन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन तथा नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन से प्राप्त ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा कहते हैं। परमाणु ईंधन किसे कहते हैं? प्रकृति में बहुत से ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनके नाभिकीय विखंडन से बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ऐसे तत्वों को परमाणु ईंधन कहते हैं। और नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त होती है, इस ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा कहते हैं। फोर्थ दोस्तों प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस में मीथेन, इथेन, प्रोपेन आदि गैसें होती हैं, परंतु मुख्यतः 95% मीथेन ही होती है।
प्राकृतिक गैस सामान्य रूप से पेट्रोलियम के साथ एक बाई प्रोडक्ट के रूप में पाई जाती है, परंतु कहीं कहीं इसके अपने अलग प्राकृतिक भंडार भी हैं। आइए दोस्तों जानते हैं प्राकृतिक गैस के यूज। यह गैस घर तथा कारखानों में सीधे ही जलाने के लिए पाइपों द्वारा भेजा जा सकता है। इसके शोधन की आवश्यकता नहीं है। मीन्स जो हम रसोई गैस यूज करते हैं वही होता है प्राकृतिक गैस, जिसे हम डायरेक्ट खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। यह हाइड्रोजन गैस का भी एक अच्छा स्रोत है जिसकी आवश्यकता उर्वरक बनाने में होती है। इस गैस से हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए इसे उच्च ताप तक गर्म किया जाता है, जिससे मेथेन, जिसका सूत्र होता है CH4, हाइड्रोजन तथा कार्बन में विघटित हो जाती है। जब हम मेथेन को उच्च ताप पर गर्म करते हैं तब कार्बन और हाइड्रोजन में वह विघटित हो जाता है, जिससे हमें हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट यूज है दोस्तों, प्राकृतिक गैस को गर्म करने पर हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन भी प्राप्त होता है, जिसे कार्बन ब्लैक कहते हैं। कार्बन ब्लैक किसे कहते हैं दोस्तों? जब हम प्राकृतिक गैस को बहुत अधिक गर्म करते हैं तब हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन भी प्राप्त होता है, जिसे कार्बन ब्लैक कहते हैं। और इस कार्बन ब्लैक को टायरों के निर्माण में काम में लाया जाता है। नेक्स्ट यूज है, प्राकृतिक गैस एक साफ सुथरा ईंधन है क्योंकि यह बिना धुआं अथवा कोई हानिकारक पदार्थ उत्पन्न किए और कोई अवशेष छोड़े बिना ही जलती है। रसोई गैस का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। रसोई गैस प्राकृतिक गैस है। जब हम उसे जलाते हैं तो धुआं या फिर किसी प्रकार का कोई अवशेष, हानिकारक अवशेष नहीं छोड़ता है। आइए दोस्तों जानते हैं ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा। दोस्तों ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा ये सब जल ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। इन्हें हम महासागरीय ऊर्जा भी कह सकते हैं। आइए दोस्तों पवन ऊर्जा के बारे में जानते हैं। दोस्तों वायु की गति के कारण अर्जित गतिज ऊर्जा पवन ऊर्जा होती है। यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। कई शताब्दियों से पवन का ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग होता रहा है, जैसे अनाज फटकने में, पवन चालित नौकाओं आदि में। आधुनिक पवन चक्कियों का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि वे पवन ऊर्जा को यांत्रिक या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकें। दोस्तों पवन चक्कियों का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने के अतिरिक्त सिंचाई के लिए जल की पंपिंग में किया जा सकता है। आइए जानते हैं सौर ऊर्जा के बारे में। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को ही सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य की विकिरणों से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसे ही सौर ऊर्जा कहते हैं। देश में सौर ऊर्जा का उपयोग दो रूपों में किया जाता है। पहला, सूर्य की ऊर्जा को सीधे बिजली में परिवर्तित करके। दूसरा, सौर ताप को भाप में परिवर्तित करके। सौर वोल्टीय तकनीक या फिर सौर प्रकाश वोल्टीय तकनीक, सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी, अधिकाधिक क्षेत्र से सूर्य के प्रकाश को एकत्र कर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। दोस्तों फोटोवोल्टिक सेल को सोलर सेल भी कहते हैं। जब कई सारे सोलर सेल को जोड़ दिया जाता है तो सोलर पैनल का निर्माण होता है। फोटोवोल्टिक सेल वास्तव में एक शुद्ध सिलिकॉन का टुकड़ा होता है जिसे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में लाने पर विद्युत का निर्माण होता है। नेक्स्ट दोस्तों भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा प्रणाली के अंतर्गत भूगर्भीय ताप एवं जल की अभिक्रिया से गर्म वाष्प उत्पन्न कर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया के लिए अनेक प्रविधियां अपनाई जाती है। भारत में भूतापीय ऊर्जा स्रोत के उपयोग के लिए सीमित कार्य क्षेत्र है। नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी, जिसे शॉर्ट में NAL कहा जाता है, के तत्वाधान में हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में एक पायलट पावर परियोजना और लद्दाख की पूर्ण घाटी में अन्वेषणात्मक अध्ययन किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय भू
भौतिकी अनुसंधान हैदराबाद द्वारा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर किया गया अध्ययन झारखंड में सूरजखंड और उत्तराखंड में तपोवन में शक्तिशाली भूतापीय स्थलों के अस्तित्व को दर्शाता है। फोर्थ दोस्तों, बायोगैस। बायोगैस से सभी परिचित हैं। एक टंकी में गोबर को भर दिया जाता है और गोबर और पानी को मिलाया जाता है। एक विशेष प्रोसेस के दौरान वहां से एक बायोगैस का फॉर्मेशन होता है और बायोगैस का उपयोग हम खाना बनाने के लिए कर सकते हैं। जिस तरह हम एलपीजी गैस का यूज करते हैं उसी प्रकार हम बायोगैस का भी यूज कर सकते हैं। और लास्ट में जो अपशिष्ट बचता है वह कृषि कार्य के लिए यूज होता है। मीन्स जो अपशिष्ट बचता है वह मृदा की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है। तो इस प्रकार बायोगैस बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। नेक्स्ट देखते हैं ज्वारीय ऊर्जा और तरंग ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा और तरंग ऊर्जा दोनों ही जल ऊर्जा हैं। इन्हें महासागरीय ऊर्जा भी हम कह सकते हैं। महासागर तापांतर तरंगों, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराओं के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, जिससे पर्यावरण अनुकूल तरीके से विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा तथा समुद्री तापीय ऊर्जा रूपांतरण 3 बेहद उन्नत प्रविधियां हैं। जहां ज्वार तरंगों की ऊंचाई अधिक होती है वहां महासागरों के ज्वारों द्वारा विद्युत उत्पादित की जाती है। महासागर ऊर्जा के सभी रूपों में ज्वारीय ऊर्जा से सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है। मीन्स जितने भी महासागरीय ऊर्जा हैं उनमें सबसे ज्यादा ज्वारीय ऊर्जा से सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट दोस्तों बायोमास ऊर्जा। यह जैव ऊर्जा का एक रूप है। जैविक पदार्थों का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। पादप एंजाइम, जीवाणु आदि ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जैव पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करने की अनेक विधियां प्रचलित हैं। एक तो पादप को सीधे जलाकर ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जिससे प्राप्त ऊर्जा की मात्रा भी कम होती है और उससे प्रदूषण भी अधिक होता है। परंतु यदि वैज्ञानिक तकनीक से जैवाणविक संवर्धन द्वारा मीथेन निर्माण कर अथवा ईस्ट फर्मेंटेशन से इथेनॉल का निर्माण कर ऊर्जा प्राप्त की जाती है तो इससे अधिक ऊर्जा भी प्राप्त होती है और प्रदूषण भी कम फैलता है। दोस्तों बायोमास या जैव ऊर्जा मुख्यतः पौधों और कूड़ा कचरों से प्राप्त की जाती है। इस प्रकार दोस्तों कूड़े कचरों का यूज भी हो जाता है और प्रदूषण भी नहीं फैलता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।